अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच और हमेशा की तरह मेरे साथ हैं गजल अशरफ और हमेशा की तरह मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबको वेलकम करेंगे सुबह की सोच में। उम्मीद करते हैं कि आप सब इस वक्त उठ गए होंगे, ठीक ठाक होंगे, है ना? जी हाँ बिल्कुल। और जो लोग नहीं उठे, उनको जल्दी से उठना चाहिए और सुबह की सोच को देखना चाहिए। लेकिन मुझे आज आप थोड़ा सा डल लग रही हैं, इसकी वजह क्या है? डल तो मैं लगूंगी क्योंकि कल से जो मेरे पास तो आवाज ही नहीं निकल रही, और मसला पता क्या है हुआ? कल से ना मैंने एक खबर देखी है ना, उस वक्त से मेरा दिमाग जो है ना वो घूमा हुआ है। अच्छा, खबर क्या होगी? क्या खबर? गैस तो करें। कोई चले मैं थोड़ा सा स्टार्ट करती हूँ तो फिर आप आगे से मैं आपको द फेडरल गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड, ओहो, आगे कोई सैलरी तो नहीं इंक्रीज सैलरीज इंक्रीज कर दी हैं फेडरल गवर्नमेंट ने। और आपको पता है कि कितना ज्यादा उसमें जो है वो हाइक क्रिएट की गई है, कितनी परसेंट तकरीबन? ये वैसे पूरे सरकारी मुलाजमीन की है तो बड़ी अच्छी खबर है यार। नहीं 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 नहीं, तमाम एमएनएस की हैं। अच्छा। और परसेंट तो बताएं, थोड़ा सा आप आइडिया तो लगाएं, गेस लगाएं। 10% होगी यार, सैलरी इंक्रीमेंट इतना ही होता है। थोड़ा सा आगे 20% हो जाएगी और 50 हो जाएगी। चलो यार 100 हो सकती है, 100 से तो ऊपर हो नहीं सकती, 100 से ऊपर ही है। ये मैं आपको बता का रूल होता है कि 100 से ऊपर जी आप नहीं, करते तो ये 200% है। अब आपको लगा कि परेशानी वाली बात है ना, खबर है ना परेशानी वाली। जी, तो मैंने भी कल से यही पढ़ा था और कल से ही मैं भी परेशान हूँ क्योंकि 200% जो है ये इंक्रीज कर दी जाएंगी अब सैलरीज तमाम एमएनएस की, सेनेटर्स की भी, और जो स्पीकर हैं, जो चेयरमैन सेनेट हैं, उनकी जो सैलरीज हैं इंक्रीमेंट के बाद कितनी हो जाएगी? तकरीबन 15 लाख तक। 15 लाख एग्जैक्टली। बाकी इंसेंटिव्स अलग, पेट्रोल बाकी इंसेंटिव्स अलग हैं, वो जो कोई फिक्र नहीं, घर की कोई फिक्र नहीं। वो मामलात तो अभी आप साइड पे रखें। और इस हवाले से जो है वो बिल भी अब तकरीबन पास हो जाएगा आज। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह से ये मामला चल रहा है ना, अपोजिशन वालों को भी जो है उनके साथ भी मुशावरत चल रही है, उनको भी इस सारी कार्रवाई में शामिल किया जाएगा ताकि कोई भी मसला परेशानी ना हो। और इससे कुछ क्यों कोई नहीं होगा, कोई भी अवाम जो है, अवाम कह गया, कोई भी अपोजिशन हो या फिर दूसरे एहलकार हो, वो बोले ना। इसी वजह से सबकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया। लेकिन दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। वो जो हम बात करते हैं ना IMF के ऊपर, जी कि IMF वाले आए, उन्होंने हमें सादगी का दर्स दिया है और वो कह रहे हैं कि अपने अखराजात को कम करें। तो यहाँ पे कहाँ पे अखराजात कम हो रहे हैं? जहाँ पे एक मजदूर की तनख्वाह 35 से 40 हज़ार है, वहीं पे आपके MNS की या फिर स्पीकर साहब की तनख्वाह 15 लाख पहुंच जाएगी। तो दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जो आपने मजदूर की सैलरी 40,000 बताई है, ये उससे भी बहुत ज्यादा कम है। 38 तक है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस मतलब अगर मजदूर 38 पे गुजारा कर सकता है अकॉर्डिंग टू योर लॉज, तो आप 15 लाख रुपए क्यों ले रहे हैं? और इसके साथ अभी मैं आपको एक और धचका देती हूँ, वो ये है कि मिनिस्टर्स जितने भी हैं उनके भी और एडवाइजर्स जो हैं उनकी भी सैलरीज बढ़ जाएंगी। साथ ये भी जो है बातचीत चल रही है, तो सबकी सैलरीज बढ़ाएंगे ताकि कोई भी बात ना करे और कोई भी परेशानी ना हो। इसने ये मामला उठा दिया, उसने ये मामला उठा दिया। सैलरीज बढ़ेंगी तो सबकी बढ़ेंगी, वरना किसी की नहीं बढ़ेगी। क्या कहते हैं कि मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। मौज है पाकिस्तानी हुकूमत में, अगर आप हैं तो वहां पे आप मौज कर सकते हैं। बाकी बाहर के हालात आपके सामने, इकोनॉमी के हालात आपके सामने, प्राइवेट इदारों के हालात आपके सामने, मजदूर के हालात आपके सामने। मजदूर हमें ये आप बताते हैं कि वो 38-40 हज़ार पे गुजारा करेगा, लेकिन जो MNA है, जो स्पीकर है, वो 15 लाख रुपए लेगा। तो फिर इस मुल्क में जो दो तबकाती निज़ाम है ना, उसको ही फरोग। ऐसा ही है। और जब हम इकोनॉमी के हवाले से बात करते हैं तो हमें कहा जाता है कि तमाम इंडिकेटर्स जो हैं वो दुरुस्त हैं, लेकिन महंगाई की जो रफ्तार है उसमें कमी है, लेकिन महंगाई में कमी नहीं है। ये हम लोग एक्सपर्ट से भी जान चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और अपनी सोशल स्टोरीज का आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले आपको एक अच्छी खबर दूंगी। अच्छी क्या दूंगी, बस जो दे दी आपको वही है कि पंजाब के तालीमी निज़ाम में बड़ी तब्दीली की गई है। पंजाब का जो तालीमी निज़ाम है उसमें इनकलाबी तब्दीली करते हुए मैट्रिक के मज़ामीन जो हैं उसमें नए ग्रुप शामिल किए गए हैं। अब तलबा के लिए क्या होगा? हसनैन के एग्रीकल्चर, फिर अलाइड हेल्थ, फिर साइंसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप जैसे मज़ामीन जो हैं वो पढ़ाए जाएंगे। और ये मज़ामीन नए तालीमी साल से मुतारिफ करवाए जा रहे हैं, यानी कि आई थिंक सो मार्च में स्टार्ट किया जाता है, ये नया सेशन होता है। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन पंजाब खालिद नज़ीर ने कहा है कि हेल्थ साइंसेज पढ़ाने वाले स्कूल DHQ और THQ अस्पताल के करीब कायम किए जाएंगे और मैट्रिक के इम्तहानात के नंबर 1100 ही रहेंगे और तलबा को नवी जमात के आगाज़ में अपने ग्रुप का इंतखाब करना होगा। वैसे इट इज़ अ गुड स्टेप, क्योंकि अब वो जो एक होता था ना सिर्फ बायो या फिर कंप्यूटर में बच्चे फंसे रहते थे, अब ये है कि अपने स्किल्स और अपने इंटरेस्ट के लिहाज से तमाम बच्चे जो है वो सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और एक यहाँ पे मैं मुद्दा थोड़ा सा छेड़ना चाहता हूँ। अगर एग्रीकल्चर की आपने बात की है कि एग्रीकल्चर को फरोग देने के लिए उसको सब्जेक्ट के तौर पे शामिल किया जाएगा। आप ये जो पहाड़ी इलाके ना, जितने भी पहाड़ी इलाके यहाँ पे देखा जाए तो एग्रीकल्चर इनकी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। लोग अपनी सब्जी उगाते थे, यहाँ पे फ्रूट्स लगते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक इकदाम ऐसा है जिसकी तरफ गवर्नमेंट शायद तवज्जो नहीं दे रही। अच्छा। जो जंगली सूर होते हैं ना, खंजीर,
वो इन इलाकों में बहुत ज़्यादा हैं और वो तमाम तर फसलों को तबाह कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पिग्स जिन्हें कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली वहाँ की जो इंतज़ामिया है वो इस हवाले से खामोश है और जब भी उनको कुछ कहा जाता है तो वो आंखें बंद कर लेते हैं। तो आपने अगर पंजाब वाली साइड पे इंटरनल पंजाब में या फिर सेंट्रल पंजाब में आपने इस तरह के रिफॉर्म्स करने हैं तो ये वाले भी जो मरी का इलाका ये तो पंजाब में आता है, केपी का थोड़ा सा इलाका है वो केपी में आता है। कम से कम इन इलाकों में भी आपको मुआशी तौर पे अगर लोगों को इस्तेहकाम पहुंचाना है तो ये जो पिग्स है ना इनसे लोगों की जान छुड़ानी होगी ताकि लोग अपनी खेती बाड़ी भी कर सकें। अच्छा जी, अब पंजाब की बात हुई तो हम खैबर पख्तूनख्वा को किस तरह भूल सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से एक बड़ा अच्छा फैसला देखने को मिला। जब से धरने कम हो रहे हैं, एहतजाज कम हो रहे हैं तो केपी से हमें अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। गवर्नमेंट इस वक्त अपने मामलात को बड़ी खुश उसलूबी के साथ निभा रही है, उनके ऊपर तवज्जो दे रही है। अपना फोकस जब शिफ्ट कर लेगा इंसान वेलफेयर प्रोग्राम्स की तरफ तो जाहिर है फिर वो अच्छे काम ही होंगे। बिल्कुल ऐसी है जी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपनी इंश्योरेंस कंपनी बनाने पर गौर कर रही है और जो सेहत कार्ड प्लस समेत दीगर इंश्योरेंस इकदाम के लिए काम करेगी। मशीर खजाना जो कि एडवाइज़र हैं फाइनेंस के मुजम्मल असलम, उन्होंने ऐलान किया है कि सेहत कार्ड प्लस में शफाफियत लाने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा जिससे बदउनवानी के इम्कानात में बहुत ज़्यादा कमी हो सकती है। हुकूमत ने गुज़श्ता 9 माह में सेहत कार्ड प्लस प्रोग्राम में 30 अरब रुपए से ज़ायद की रकम जारी की है और ये बहुत ही अच्छा इकदाम है कि हुकूमत के अंडर एक इंश्योरेंस कंपनी होगी, वो फिर सेहत कार्ड को भी देखेगी, डिफरेंट मामलात को भी देखेगी। जब एक इंश्योरेंस कंपनी हुकूमत के अंडर हो जाएगी तो वो फिर जो डिफरेंट वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं उनको देखेगी और आम आवाम को भी इससे फायदा पहुंचेगा। जाहिर है जब एक कंपनी इस्टेब्लिश्ड होगी इंश्योरेंस कंपनी तो उससे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज भी सामने आएंगी। फिर उसके बाद आपके जो सिटीजन्स हैं उनके लिए सर्विसेज भी प्रोवाइड होंगी। फिर साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो फाइनेंशियल रिस्क होते हैं उनको भी मैनेज किया जाएगा। तो अब देखते हैं कि जब ये कंपनी इस्टेब्लिश हो जाएगी बाकायदे तौर पर तो फिर इसके हवाले से क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। आगे भी एक बढ़ते हैं और अच्छी खबर आपको देते हैं और सऊदीया लिए चलते हैं जहां पर हज 2025 के लिए घर से घर तक की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कराया गया। मैं आपको बताती हूँ कि पॉलिसी घर से पिक करेंगे, घर छोड़ेंगे। मैं आपको बताती हूँ इसमें असल है क्या। पाकिस्तानी हुकूमत ने हज 2025 के लिए घर से घर तक के नाम से नई पॉलिसी मुतारिफ करवाने का ऐलान किया है और इस पॉलिसी के तहत 600 नाज़मीन मुकर्रर किए जाएंगे जो हर 150 आज़मीन हज के साथ होंगे, उनको फैसिलिटीज़ देंगे और ये नाज़मीन जो मुकर्रर किए जाएंगे ये आज़मीन को रहनुमाई फराहम करेंगे। यानी कि जो हाजी वहाँ पर मौजूद होंगे, जो हज की ड्यूटीज़ परफॉर्म करेंगे ये उनके साथ होंगे ताकि उनको किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना ना हो और उनके रिहायशी इंतज़ामात का भी ख्याल रखेंगे। और सऊदी अरब में मनासिक हज की अदायगी के दौरान मुआवनत भी की जाएगी। वजारत मजहबी उमूर का कहना है कि इस इक़दाम से आज़मीन को ज़्यादा सहूलत मिलेगी और हज के दौरान किसी किस्म की परेशानी का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये थी हज घर से घर तक की पॉलिसी। क्या बात है जी, घर से घर तक की पॉलिसी के तहत आज़मीन हज को इस वक्त फैसिलिटेट किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और ये अच्छा इक़दाम है। आज़मीन हज वहाँ पे जाएंगे, मुल्क और कौम के लिए दुआएं करेंगे, मुल्क की इकॉनमी के लिए दुआएं करेंगे क्योंकि इस वक्त मुल्क को दुआओं की ज़रूरत है, काम तो हमने करना नहीं है। तो ये जो उनको फैसिलिटी दी जाएगी यकीनी तौर पे शायद गवर्नमेंट के लिए भी उनसे कुछ जो है वो दुआ निकल जाए उनके दिल से। और हमारी आप सबसे जितने भी हाजी वहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी ये अपील है कि हमारे मुल्क के लिए और हमारे लिए भी दुआएं करें ताकि हालात बेहतर हो जाएं। बिल्कुल ऐसे जी। आगे बढ़ते हुए एक ऐसा टॉपिक है जो मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, हमने इसके ऊपर प्रॉपर सेगमेंट भी किया था यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से। अच्छा, यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से इससे पहले कि मैं एक्चुअल खबर आपको बताऊं, यूटिलिटी स्टोर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। आप देखेंगे डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर खुलते हैं, कितने बड़े बड़े फ्लोर्स में वो स्टोर होते हैं और वो अपना बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हमें यूटिलिटी स्टोर की गवर्नमेंट लेवल पे ज़रूरत है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यूटिलिटी स्टोर्स के ऑपरेशन को बंद करने का सोच रही है। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। एक ना सिर्फ उनके ऑपरेशंस को बंद किया जाएगा बल्कि जो सासे हैं और प्रॉपर्टी है उसको हुकूमती तहवील में लेने की भी तैयारी कर ली गई है। वफाकी हुकूमत ने सब्सिडी की बंदिश के बाद यूटिलिटी स्टोर्स का ऑपरेशन बंद करने का फैसला किया। इस हवाले से वफाकी हुकूमत ने 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी है जो इस अमल को फौरी तौर पर मुकम्मल करके तरीक़ेकार को मुतय्यन करेगी और कमेटी यूटिलिटी स्टोर्स के प्रॉपर्टी और असासों की हिफाजत और मुलाजमीन के जो मुतबादल इंतजामात हैं उनका जायजा लेगी। रमज़ान पैकेज की फराहमी के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के साथ कोऑर्डिनेशन की हिकमत अमली भी तैयार की जाएगी। और वाज़ेह रहे कि वफाकी हुकूमत ने अगस्त 2024 में यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज के तहत फराहम की जाने वाली सब्सिडी रोक दी थी और मौजूदा हुकूमत ने गुज़श्ता 5 साला निष्कारी प्रोग्राम की फहरिस्त में यूटिलिटी स्टोर्स का नाम शामिल किया था।
एक खबर इसमें सिर्फ पॉजिटिव है, वो ये है कि मुलाजमीन को मुतबादल दिया जाएगा, मतलब उनकी ट्रांसफर की जाएगी किसी और महकमे में या फिर क्या किया जाएगा, इसके हवाले से तो 7 रुकनी कमेटी बताएगी। लेकिन गजल, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक तरफ आपकी ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, हाँ। जो प्राइवेट मालिकान हैं वो अयाशी कर रहे हैं कैश एंड कैरी के नाम पे और बड़े बड़े मार्ट्स के नाम पे यहाँ पे बिजनेसेस खुल रहे हैं, और दूसरी तरफ आपकी गवर्नमेंट यूटिलिटी स्टोर्स को बंद कर रही है। इनको बंद करने से बेहतर ये था कि इनको शायद कोई सब्सिडाइज नहीं, लेकिन थर्ड पार्टी के अंडर कर देते। सब्सिडी तो उन्होंने पहले ही बंद कर दी थी ना, हमने खबर भी शेयर की थी। सब्सिडी उन्होंने पहले बंद की, अब 7 रुकनी कमेटी बना दी जो अब देखेगी, इस चीज का तायुन करेगी, उसको बंद करेगी। एग्जैक्टली कि किस तरह से कौन सा ऑपरेशन जो है वो तायुन करेगी कि कौन सा ऑपरेशन अपनाया जाए, इसको बंद करने के लिए क्या क्या रूल्स होने चाहिए, रेगुलेशंस होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या होगा कि अगर ये ऑपरेशन जब कर लेंगे तो उससे मसला ये होगा कि सेल और परचेज बंद हो जाएगी और इफेक्ट होगा मुलाजमीन पर। लेकिन जैसे हसनैन ने कहा कि पॉजिटिव चीज ये है कि मुलाजमीन को उनका मुतबादल दिया जाएगा कि वो कहां पर जॉब। लेकिन यहाँ पे गजल ये है कि आप अगर खुद इदारा नहीं चला सकते और आपको मार्केट का इल्म है कि एक तरफ कैश एंड कैरीज ग्रो हो रहे हैं, तो आप इसको सब्सिडाइज करने के बजाय आप इनको थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे दे दें। कम से कम वहां से आपको इतनी इनकम तो हो जाएगी कि आपके पास जो मुलाजमीन हैं उनको आप टेक केयर कर सकते हैं। लोगों की जो यूटिलिटी स्टोर्स में जिन्होंने अपनी उम्रें लगाई हैं उनकी पेंशन्स के हवाले से आप पैसा निकाल सकते हैं, और शायद हो सकता है कि इसमें ग्रोथ में भी इजाफा हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, ध्यान इसी तरफ जाता है कि बंद कर दो बस। वही बात है कि जब आप कुछ कर नहीं सकते तो आपको एक ही हल नजर आता है कि इस चीज को बंद कर देना चाहिए। इसका अल्टरनेट नहीं ढूंढते, ये नहीं देखते कि इससे फायदे कितने हो रहे हैं, नुकसान कितने कम हो रहे हैं, और अगर इसकी जगह ये मुतबादल हो जाए, अल्टरनेट हो जाए तो शायद फायदा हो जाए। बट लेट्स सी कि अब क्या होता है। आगे बढ़ते हैं और आपको दिलचस्प सी खबर देते हैं। खबर ये है कि डॉल्फिन्स जो होती है ना, डॉल्फिन्स, उन्होंने बड़ा ही अनोखा, उन्होंने बहुत ही अनोखा सा कारनामा सर अंजाम दिया। बेटी को, बाप को और उनके दोस्तों को शार्क से बचाया है। वाह। जी हाँ, ये हुआ कब और कैसे हुआ ये मैं आपको बताती हूँ। 2004 की बात है जब न्यूजीलैंड के शुमाली साहिल पर एक हैरानकुन वाकया पेश आया था, जहाँ डॉल्फिन्स ने तैराकों को एक शार्क के हमले से बचाया। वो मतलब स्विमिंग कर रहे थे सब लोग, और लाइफ गार्ड रॉब बाउस अपनी 15 साला बेटी और उसके दोस्तों के साथ तैराकी कर रहे थे कि अचानक से ना उनके इर्द गिर्द उन तमाम लोगों के ना डॉल्फिन्स ने सर्कल बना लिया, घेरा बना लिया। तो उनको लगा कि शायद जो है ये हमें खाने वाली हैं या अटैक करने वाली हैं, लेकिन मकसद ये था कि शार्क से बचाना था, उनके हमले से महफूज रखना था। और ये शार्क 3 मीटर लंबी थी लेकिन डॉल्फिन के हमले से दूर चली गई। मारीन का कहना है कि डॉल्फिन्स अपने बच्चों की हिफाजत के लिए अक्सर शार्क पर हमला करती है, और शायद उन्होंने इंसानों को भी खतरे से देखकर ये इकदाम किया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि डॉल्फिन्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये एक बहुत ही ना इंटेलिजेंट क्रिएचर है जमीन के ऊपर। एग्जैक्टली। और ये खबर तो जिस तरह आपने बताया ना 2004 की है, लेकिन आजकल ये सोशल मीडिया पे वायरल थी। और सोशल मीडिया पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप इसकी पिक्चर्स भी देखेंगे, इसकी वीडियोस भी देखेंगे, और वो जो लोग हैं जिनकी जिंदगी बची हैं उनके कुछ पॉडकास्ट में इंटरव्यूज भी वायरल थे, तो इस वजह से हमने ये खबर शेयर की। और वैसे भी बात बहुत 2004 की पुरानी हो गई थी ना, तो हम लोग तो वैसे ही पुराना फैशन भी रिवाइव करते हैं आजकल के दौर में, तो हमने खबर भी दोबारा से शेयर कर ली। बिल्कुल ऐसे आगे बढ़ते हुए आपको आज की एक और इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी बताते हैं। सैफ अली खान, जिनकी जिंदगी पे हमला हुआ था, लेकिन हमला बचाया था एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने। 16 जनवरी की रात थी जब अदाकार सैफ अली खान पर एक हमला हुआ, जिसमें उन्हें 6 चाकू के जख्म आए और उनकी जिंदगी एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर भजन सिंह की बरवक्त मदद से बचाई गई, जिन्होंने उन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचाया। बाद सैफ अली खान और उनकी वालदा शर्मिला ने भजन सिंह से मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया। भजन सिंह ने बताया कि हादसे के वक्त वो रात की ड्यूटी कर रहे थे जब एक खातून ने उन्हें मदद के लिए पुकारा। सैफ अली खान के खून से भीगे हुए कपड़े और उनकी हालत देखकर भजन सिंह ने बगैर मुआवजे वो उनको हॉस्पिटल ले गए, और अब वो भजन सिंह इस वक्त टॉक इन टाउन भी हैं, और साथ सैफ अली खान उनका शुक्रिया अदा करने भी गए। और साथ में उनको जो रिक्शा ड्राइवर है उनको मुआवजा भी दिया गया, उनको इनाम भी दिया गया। ये पिक्चर्स इस वक्त आप देख सकते हैं। मजीद इस हवाले से हम पहले वैसे 11 लाख भी दे सकते थे। वैसे मुझे ये रकम बहुत छोटी लगी थी ना, मैंने इसलिए अनाउंसमेंट नहीं की, मुझे बहुत छोटी रकम लगी थी ये कि आपकी जिंदगी उन्होंने बचाई। लेकिन खैर जो भी दिया उन्होंने खुशी से कबूल कर लिया। तो ये खबर हम पहले भी शेयर कर चुके थे, आपको पता होगा, तो इसकी डिटेल्स में आई थिंक नहीं जाना चाहिए। ये 11,000 रुपया दिया, कोई 11वीं का सदका उधर तो भी नहीं होता। क्या पता, तो वो मुसलमान नहीं, क्या पता उनको भी मुसलमान ही है। सॉरी मैं थोड़ा मिक्स कर गया था। ठीक है, एग्जैक्टली, तो कॉन्सेप्ट तो होगा उनका भी। बिल्कुल ऐसे। खवातीन वज़ात, ये था हमारा शॉर्ट स्टोरीज का सेगमेंट। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। उसके बाद आपको बालाई इलाकों में ले चलेंगे और वहाँ पे आपको बताएंगे कि बालाई इलाकों में क्या कुछ चल रहा है। बर्फबारी के साथ रोड और राब्ता सड़कें बहाल हैं नहीं है, इस हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस।